राजस्थान के मेवात क्षेत्र में कामा सीट है जो इस समय बहुत हॉट सीट बनी हुई है। उसका कारण है यहाँ पर एक निर्दलीय कैंडिडेट मुख्तियार अपना चुनाव लड़ रहे हैं और उसके कारण जो कांग्रेस और बीजेपी दोनों ट्रेडिशनल पार्टियों के सांस चढ़े हुए हैं और कहीं ना कहीं त्रिकोणीय मुकाबला हो गया है। उनसे हम बात करेंगे मुख्तियार से। मुख्तियार हमारे साथ हैं। अपने जो चुनावी सभाएं हैं वो निपटा कर अब निकल रहे हैं। 5 बजे आचार संहिता लग गई थी, उसके बाद इन्होंने अपने कार्यक्रम सारे ख़त्म कर दिए हैं। सबसे पहले तो सवाल यही कि लोग कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं जाहिदा खान को नुकसान करने के लिए मुख्तियार को चुनाव लड़ाया जा रहा है और कहीं ना कहीं कांग्रेस को हराने के लिए चुनाव लड़ाया जा रहा है। इस सवाल का क्या जवाब रहेगा? सबसे पहली बात तो ये कि मैं करीब 1.5 साल से लगातार लोगों के बीच में हूँ और बल्कि यूँ कहो तो 2 साल से तो मैं लगातार चुनाव का ऐलान करके लोगों के बीच रात दिन मेहनत कर रहा हूँ। और ये चुनाव से भी ज़्यादा कामा विधानसभा में एक बदलाव की एक क्रांति है। एक तरह से बदलाव को लेके लोगों में आंदोलन की तरह चुनाव को लिया है लोगों ने, और ये आंदोलन नौजवानों के बलबूते खड़ा हुआ है। तो जो लोग ये कह रहे हैं कि वे तो बीजेपी इनकी लिए काम कर रहे हैं या ये बीजेपी को हराने जिताने के लिए, उनसे मैं ये कहना चाहता हूँ बीजेपी का कैंडिडेट तो लोगों को पता ही अब से 10 दिन पहले चला है कि बीजेपी का कैंडिडेट कौन है। तुम 1.5 साल पहले मुझे किसने कह दिया? बीजेपी का तो जो कैंडिडेट है उसका तो लोगों को ही 10 दिन पहले पता चला है कि उनको जानते ही नहीं लोग यहाँ पे कि कौन है कौन नहीं है। तो ये सब बात आलतू फालतू की बात है। दूसरी बात ये है कि दोनों चुनाव हार रहे हैं भाई साहब। दो बीजेपी और कांग्रेस दोनों चुनाव हार रही हैं और इतने बड़े मार्जिन से चुनाव हार रही हैं। इतिहास बनेगा कि किसी निर्दलीय उम्मीदवार ने दोनों नेशनल पार्टियों के उम्मीदवार को इतने बड़े अंतर से चुनाव हराया था। क्या कारण है कि आपको टिकट नहीं मिला? आप कांग्रेस की टिकट की ट्राई कर रहे थे लेकिन एंड टाइम पर बिल्कुल आखिरी समय, पहले बात चली सिविल सोसाइटी ने भी आपकी टिकट के लिए जोर लगाया, बहुत सारे लोग जोर लगा रहे थे, लेकिन एंड टाइम पे फिर जाहिदा को दे दिया गया। क्या कारण लगा? देखो ये तो पार्टियां बता सकती हैं, पार्टियों में बैठे लोग बता सकते हैं कि क्या कारण रहे। सच्चाई ये है कि सारे के सारे सर्वे खिलाफ थे कि भाई वो चुनाव हारेंगी। लोग नहीं चाहते। लोग उनके कुशासन से, उनके अत्याचार से, जिस तरह के शोषण की राजनीति उन्होंने की है उससे बच्चा बच्चा दुखी था, परेशान था। और यहाँ तक नौबत आ गई थी कि लोग जयपुर तक, दिल्ली तक, हमारे यहाँ की महिलाएं बेचारी जो शहर बड़ी मुश्किल से साल में 1 आध बार जाती हैं, वो दिल्ली तक गई बड़ी तादाद में कि भाई हम इनको नहीं चाहते, इनका टिकट कटवाना चाहते हैं। और इन्होंने इस तरह से लोगों का शोषण किया है, अत्याचार किया, लोगों पर झूठे मुकदमे दर्ज कराए हैं। और ये मान लो आप छोटी से छोटी जो योजना है सरकारी, लोगों को सरकारी समितियों से लोन मिलता है, उस लोन में भी 30% का कमीशन एमएलए अगर लेगा तो लोग परेशान होंगे ही। तो उस परेशान के खिलाफ लोगों में एक बड़े तादाद में नाराज़गी थी और वो अब चुनाव में दिख भी रही है। जब पार्टी ने जिस तरह का फैसला लिया उसके खिलाफ लोग एकदम से खड़े हो गए कि भाई ये इस तरह की पार्टियों की जो मनमानी है वो नहीं चलेगी। जनता फैसला करती है लोकतंत्र में, अब लोग साथ खड़े हैं। अच्छा, आपके विरोधी कहते हैं कि जो ये नौजवान लड़का है, एक तो इसको इंतजार करना चाहिए था, आगे पार्टी टिकट देती, बहुत जल्दबाजी में है, और दूसरा कि सिर्फ जो इसका कैंपेन है ये हमें सिर्फ और सिर्फ सोशल मीडिया पे दिख रहा है, सिर्फ सोशल मीडिया पे छाया हुआ है, धरातल पर कुछ नहीं है। क्या जवाब रहेगा? जमीन पर आप देखो, नेशनल पार्टियां दोनों कांग्रेस और बीजेपी, उन दोनों ने नॉमिनेशन जिस दिन किया उनके पास नॉमिनेशन करने के लिए लोग नहीं थे। नॉमिनेशन के जिस दिन मैंने नॉमिनेशन करा 10,000 से ज़्यादा लोग मेरे साथ थे नॉमिनेशन करने के लिए। आज कल की जो रैली थी, इससे पहले कैथवाड़ा में रैली करी, कम से कम 60,000 लोग रैली उसमें थे, सभा में। उसके बाद हमने ट्रैक्टर रैली और बाइक रैली करी। उसके मेवात इलाके की कामा विधानसभा की आज तक की किसी रैली में, किसी इस तरह के आयोजन में इतनी भीड़ लोगों की नहीं उमड़ के आई। रात में मैंने 11 बजे, रात को 11 बजे वीडियो बना के मैंने डाला था कि कल हम वहाँ सभा कर रहे हैं, बाइक रैली या ट्रैक्टर रैली निकाल रहे हैं। उसमें इतनी बड़ी आप सोशल मीडिया पर भीड़ देख सकते हो। सोशल मीडिया पे सिर्फ प्रचार नहीं, सोशल मीडिया पे वो जो लोग हैं वो जो इतनी बड़ी तादाद में निकल के आए हुए हैं, वो सोशल मीडिया पे थोड़ी निकल के आ जाते हैं लोग। अरे लोग जमीन पे जब निकल के आए तो भी सोशल मीडिया पे जा रहे हैं, उसी की वीडियो बनी होगी। दूसरी बात यह है कि कल हमने
पहले कोई तैयारी नहीं थी सेशन के प्रोग्राम के लिए। सेशन की 22 चलती है हमारे यहाँ, श्रीकलौतपाल की 22 ने कहा कि हम इस नौजवान के साथ खड़े हैं और इसको पूर्ण रूप से 100 के 100% वोट देने के लिए हम आश्वस्त कर रहे हैं। हमने मेहनत की है अपने अपने इलाके में। तो उन्होंने प्रोग्राम रखा था, उसकी हमने कल एक वीडियो डाली और वो भी 10:30-11 बजे, क्योंकि मैं प्रोग्रामों से फ्री होकर जब फ्री हो जाता हूँ तो मैं कोई अपील करता हूँ अगले दिन के प्रोग्राम को लेकर। आज उसमें आप आज के विजुअल्स देख लेना, आज की तस्वीर देख लेना उसकी, उसमें करीब करीब बताने वाले बता रहे हैं 85,000 लोग थे। आप पता कर लेना। और मैं तो ये कहता हूँ आप पत्रकार लोग हो, ग्राउंड पे जाइए, आप ग्राउंड पे पता कर लीजिए असलियत क्या है। दोनों पार्टियों के कैंडिडेटों की जमानत नहीं बचेगी। कांग्रेस का कैंडिडेट तो यहाँ तक आ गया है, उसका तो कांग्रेस कैंडिडेट का पति अभी फतेहपुर गांव में ये कह के आया है कि भाई मुख्तार को किसी भी हाल में रोकना है और बीजेपी को वोट दे दो चाहो तो उनके पास तो कुछ बचा नहीं है। वो तो आप लिख लो मेरे से, 2,500 वोटों पे निपटेगा कांग्रेस का कैंडिडेट तो। अच्छा, एक बात बताइए कि एक हिसाब से जाहिदा अपने जो अशोक गहलोत की जो 7 गारंटियां उनको गिनवा के जा रही हैं चुनाव मैदान में। आप निर्दलीय उम्मीदवार हैं, आपके पास क्या ऐसे मुद्दे हैं कि जो आप लेके जा रहे हैं कि उससे आपको लोग वोट? देखिए सरकार की कोई योजना बन जाए, वो टॉप लेवल से योजनाएं बनती हैं। उन योजनाओं का बन जाना और योजनाओं को इम्प्लीमेंट करना, दोनों चीज़ों में फ़र्क है। योजना तो बहुत अच्छी अच्छी बना दी सरकार ने, और हमारे यहाँ जो नेता है उसने सारी कमीशन बंदी लगा रखी है हर योजना पे। जो भी योजना आएगी, इवन यहाँ तक है महिलाओं की पेंशन का भी घोटाला हुआ है, आपको ताज्जुब होगा। और वो 7, 8, 10 कर्मचारी निलंबित हुए हैं, सस्पेंड हुए हैं। और फिर उन्होंने, क्योंकि पिछली बार सरकार जो है वेंटिलेटर पे चली है, एमएलए ने नाटकबाजी करा पूरे टाइम, तो एमएलएज की सरकार ने गलत भी सही भी सब मानी। वो साल भर तक सस्पेंड रहे। फिर इन्होंने पूरी ताकत लगा के गहलोत साहब से इनसे सब अप्रोच लगा कि वो बहाल करवाएं, क्योंकि उसमें ये भी फंसे हुए थे, उनमें ये भी जेल जाते। तो यहाँ तक अगर कोई आदमी बुजुर्गों की पेंशन में भी कमीशन लेगा, बुजुर्गों की पेंशन को भी खाने की सोचेगा, तो फिर बताइए वो कहाँ की राजनीति रह जाती है। अब वो 7 योजना चाहे वो 35 योजनाएं गिनवा ले गहलोत सरकार की, लोगों तक ही नहीं पहुंच रही, तो लोग उस उन योजनाओं से नहीं मानेंगे। लोगों को हम आश्वस्त कर रहे हैं कि हम एक ईमानदारी की वैकल्पिक राजनीति की शुरुआत कर रहे हैं, नए भारत को बनाने के लिए। जिसका ख्वाब हमारे बुजुर्गों ने देखा था कि 21वीं सदी भारत के बेटों की होगी, तो वो तब होगी जब नए पढ़े लिखे नौजवान एक विजन लेकर, एक इलाके के डेवलपमेंट की एक थॉट लेकर जब लोगों के बीच आएंगे। तो ये एक वैकल्पिक राजनीति की शुरुआत है। वही हम लोगों को बता रहे हैं कि कितनी आसानी से आज के दौर में लोगों के फायदे की बेहतरी के लिए एक नेता कोशिश कर सकता है। यहाँ से अलग दूसरी विधानसभाएं वहाँ भी तो हो रही हैं चीज़ें ठीक। तो इसलिए लोगों के बीच हम जा रहे हैं, तो उनको वो सब चीज़ें बता रहे हैं कि मुल्क के दूसरे हिस्से में किस किस तरह से चीज़ें हमारे मुकाबले में किस तरह से ज़्यादा बेहतर हैं। तो वो चीज़ें बताकर हम उनको समझा रहे हैं कि अगर आप ठीक आदमी को चुनोगे तो चीज़ें यहाँ भी बेहतर होने लगेंगी समय के साथ। अच्छा मुख्तियार, ये बहुत रहता है कि जो मेवात का नाम आता है तो बोलते हैं कि यहाँ तो धार्मिक दंगे हो जाते हैं। बहुत सारे जात पात के ऊपर भी बहुत बोलते हैं कि जातिवादी जो राजनीति है राजस्थान में, उसका भी बड़ा जिक्र होता है कि यहाँ पर तो दलित का ट्रेंड अलग है और जो अपर कास्ट है उनका ट्रेंड अलग है, और कहीं ना कहीं जातीय भेदभाव, धार्मिक भेदभाव, इसकी बहुत बात होती है। और मेवात का नाम आता है तो खासकर बात होती है, भड़काऊ भाषण, ये सब जिक्र आता है। आपके ऊपर आपको भी कहा जाता है कि आपको नहीं लगता कि ये सारा पिछले दिनों भी हुआ मेवात में जो कुछ हुआ, और उसके अलावा अभी भी नरेंद्र मोदी के भाषण देखिए आप जो उन्होंने उदयपुर रैली में दिए वो भी, और आज तो मैं भाजपा का एक एडवर्टीजमेंट भी पढ़ रहा था, उसमें तो उन्होंने लगातार अशोक गहलोत सरकार के ऊपर फहरिस्त लगा रखी थी। और दैनिक भास्कर में जो एडवर्टीजमेंट छपा आज फ्रंट पेज पे, उसमें तो उन्होंने प्रॉपर घटनाएं ही लिख रखी थी। तो आपको नहीं लगता कि आखिरी में जाके चुनाव वही धार्मिक और जाति रंगत में रंग जाएगा और आप जैसे नौजवान पीछे रह जाएंगे? सबसे पहली बात तो ये कि जिस दिन मैंने चुनाव की घोषणा की थी उस दिन भी मैंने मीडिया के साथियों को प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अपने एक फंडामेंटल ऑब्जेक्टिव बताए थे कि भाई मेरा बुनियादी जो उद्देश्य है वो राजनीति में क्या रहेंगे। उनमें सबसे पहला उद्देश्य ये था कि हमारे इलाका, जिस इलाके का हम प्रतिनिधित्व करने जा रहे हैं, उस इलाके को ब्रज भी कहते हैं, उसको मेवात भी कहते हैं।
और ब्रज की मान्यताओं के अनुसार ये है कि ब्रज की जो जमीन का टुकड़ा है, हिंदू धर्म की मान्यताओं के अनुसार उसको स्वर्ग की जमीन का टुकड़ा बताते हैं लोग, है ना। और अगर मेवात के पर्सपेक्टिव में बात करें तो मेवात पूरी दुनिया में इस्लाम इस्लामिक वैल्यूज़ को स्प्रेड करने के लिए जाना जाता है एक जमात के काम की वजह से। तो दोनों ही धार्मिक भावनाओं का ऐसा संगम इस इलाके में है जो पूरी दुनिया में कहीं नहीं है। जिस दिन मैंने चुनाव की घोषणा की थी उस दिन मैंने सबसे पहले एक बात की कि मैं पूरे जीवन भर किसी से जाति धर्म के नाम पर वोट नहीं मांगूंगा, ना मैं जाति धर्म के नाम पर किसी से भेदभाव करूंगा। ये मेरी जीवन का पहला उद्देश्य रहेगा। तो इस इलाके की आत्मा को समझते हुए, इस इलाके की ज़रूरत को समझते हुए सबसे पहली बात हमने की ये। और मैंने लोगों से भी अपील की कि इस चुनाव को आप बिना जाति धर्म के इस बंटवारे के साथ लड़े। और आज तक, अभी की डेट तक चुनाव प्रचार बंद हो चुका है, आज की डेट तक हम इसमें कामयाब हैं। और मुझे लगता है जब प्रचार ही बंद हो चुका है तो अब ये चीज़ें होंगी भी नहीं। आज तक हम कामयाब हैं, और तो हम उस सोच में, उस विचार में कामयाब हो गए। हमारे इलाके के लोगों ने इस बात को समझा कि ये इलाका जिस तरह का है, इस इलाके को ऐसे व्यक्ति की ज़रूरत है जो सभी जाति धर्म छत्तीस बिरादरी के लोगों को एक आंख से देख सकता हो, एक नज़रिए से, एक जिनके साथ इंसाफ कर सकता हो। तो ये चीज़ें नहीं होंगी हमारे यहाँ चुनाव में, और भविष्य में कभी होंगी भी नहीं। हमारे यहाँ जातिगत वो हैं भी नहीं समीकरण। मीडिया क्या छापती है वो अलग बात है। नूह में भी जो वायलेंस हुआ वहाँ के लोगों का नहीं था, वो बाहर से लोग आए, बाहर के लोगों का झगड़ा हुआ, वहाँ रहने वाले लोगों का आपस में कोई टकराव न पहले था ना अब है। अच्छा मुख्तियार, एक सवाल और उठता है कि अब की बार जो राजस्थान की असेंबली है, अगर वो हंग असेंबली की तरफ बढ़ती है और किसी को भी क्लियर मेजोरिटी नहीं बनती है, तो क्या मुख्तियार, अगर बीजेपी लीड में, तो क्या मुख्तियार बीजेपी के साथ जाएंगे? देखिए, सबसे महत्वपूर्ण बात तो ये कि मुख्तियार किसी पार्टी का बनाया हुआ व्यक्ति नहीं है। मुख्तियार को इलाके के लोगों ने बनाया है। छत्तीस बिरादरी के लोगों ने पंचायत करके मुझे उम्मीदवार बनाया है, और बड़ी पंचायत हुई थी इस इलाके की। तमाम जिस इलाके के जो वो लोग हैं जो जिस तरफ मुड़ जाते हैं उस तरफ इलेक्शन तो क्या, उस तरफ हवाएं भी मुड़ जाती हैं। उन तमाम लोगों ने इकट्ठा होकर मुझ में भरोसा जताया, मुझ में यकीन जताया, और उन्होंने मुझे अपनी छत्तीस बिरादरी की तरफ से उम्मीदवार बनाया। तो उसमें ये बात भी सामने आई, मैंने खुद से चला के ये इनिशिएटिव लिया कि जब आप लोगों ने मुझे ये छत्तीस बिरादरी का टिकट दिया है तो मैं आपको से बिना सलाह मशवरे के कोशिश करूँगा पूरे जीवन में कोई ऐसा फैसला न लूँ जो बड़ा फैसला है। जो उनमें से एक ये फैसला भी था कि भाई अगर पार्टी किसके साथ जाना है, इंडिपेंडेंट है तो किसके साथ नहीं जाना है, या किसी के साथ नहीं जाना है, इंडिपेंडेंट आज़ाद भी तो हम रह सकते हैं। तो वो फैसला भी उन तमाम लोगों को वापस बिठाकर उनकी इलाके की जो भावनाएं हैं उनको देखते हुए लिया जाएगा निश्चित रूप से, और वो उन तमाम लोगों के मशवरे के साथ लिया जाएगा जी। जैसा वो बेहतर समझेंगे उस हिसाब से उस पर विचार करके आगे रणनीति पे काम करेंगे। राजस्थान के जितने भी निर्दलीय उम्मीदवार हैं जो स्ट्रॉन्ग हैं और एक हिसाब से मजबूती से लड़ रहे हैं, जिनके जीत के चांस में है, कोई भी बहुत साफ ये बात नहीं बोल रहा है कि वो बीजेपी के साथ जाएंगे या कांग्रेस के साथ जाएंगे। सभी कोई एक हिसाब से गोलमोल जवाब दे रहे हैं। तो इसी वजह से जितने भी निर्दलीय उम्मीदवार लड़ रहे हैं उन पर खास ध्यान मीडिया का भी गया है, और खास एक हिसाब से जितने भी राजनीति को समझने वाले लोग हैं खास ख्याल और खास ध्यान उन सीटों पर दे रहे हैं।